इंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई के दादर चौपाटी से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ी खबर के साथ। इस मामले में ईडी ने अलग अलग शहरों में 10 जगह छापे मारे। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक छापेमारी हुई और इन छापों के खिलाफ कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में हेराल्ड हाउस के भीतर ईडी की टीम दस्तावेजों की तलाश करती रही और बाहर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन करते रहे। दिल्ली के अलावा लखनऊ और कोलकाता में भी छापे चले। विरोध भी तमाम जगहों पर हुआ। इन छापों की गूंज राज्यसभा के गलियारों में भी सुनाई पड़ी। राहुल जी या सोनिया गांधी जी के अकाउंट में कोई पैसे नहीं है, ना उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है। ये ह्यूमिलिएट करने की, बेइज्जत करने की, डराने की, धमकाने की राजनीति, ये एजेंसीज को इस्तेमाल करके डराने का, एजेंसीज को इस्तेमाल करके जो बदनाम करने का। 2G केस में क्या हुआ था? इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया गया था। 2 लाख करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी ने खा लिया। 2 लाख करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी ने खा लिया। जिस तरह से वो नैरेटिव बिल्डअप किए थे, आखिर में क्या हुआ? CBI कोर्ट ने क्या कहा? There's not an iota of evidence. They have made a mountain out of a mole. They have played up a non-existent scam. ईडी के सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ के बाद ईडी को कुछ दस्तावेज चाहिए थे। वो जब अपनी पूछताछ के लिए आए थे तब वो दस्तावेज नहीं लाए थे। ईडी अब उन दस्तावेजों की तलाश करते हुए हेराल्ड हाउस पहुंची है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये फिर से तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। ये विपक्ष की आवाज दबाने की और बदले की राजनीति है। छापों के कुछ घंटे बाद मल्लिका अर्जुन खड़गे और पवन बंसल भी हेराल्ड हाउस पहुंचे। ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा है और पर्पसली कांग्रेस पार्टी को तंग करने के लिए और कांग्रेस पार्टी की इमेज खराब करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है। INC जिनकी विचारधारा है आई नीड करप्शन, वो लोग ईडी के सामने तो चुप हो जाते हैं। किस प्रकार से महात्मा गांधी के सत्याग्रह का नाम लेते हुए सड़कों पर हत्याग्रह मचाते हैं, किस प्रकार से स्कैमाग्रह मचाते हैं, ये हमने देखा है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया राहुल से कई दौर की पूछताछ हो चुकी है और अब ये छापे बता रहे हैं कि सरकार इस मामले को आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। जिस तरह इस मामले में पिछले कुछ महीनों में जांच में तेजी आई है, उससे ये साफ हो चला है कि आने वाले कुछ समय में ईडी सूत्रों की अगर हम माने तो सितंबर-अक्टूबर तक इस मामले में ईडी जो है वो आरोप पत्र कोर्ट में भी दायर कर देगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन जेवियर थॉमस के साथ नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। और अब अगली खबर मैंगलोर से। क्या 28 जुलाई को मैंगलोर में फाजिल की हत्या बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण की हत्या का बदला लेने के लिए करवाई गई थी? मैंगलोर के पुलिस कमिश्नर का बयान कुछ इसी ओर इशारा करता है। फिलहाल इस मामले में 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इन 7 लोगों पर 23 साल के फाजिल की हत्या का आरोप है। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक जिस रात बीजेपी के युवा नेता प्रवीण की हत्या हुई, उसी रात ये तय हुआ कि 28 तारीख तक बदले में किसी की हत्या करनी है। इन 7 आरोपियों में से 2 सुहास और अभिषेक के बीच 26 तारीख की रात इस बारे में बहुत देर बात हुई। 26 जुलाई की रात सुहास शेट्टी और अभिषेक के बीच फोन पर बहुत देर तक बात हुई। दोनों ने फैसला किया कि 28 तारीख तक किसी न किसी को मारना है। अगले दिन सुबह दोनों सूरतकल के बाहरी इलाके में एक होटल में मिले। सुहास और अभिषेक के साथ बाकी आरोपी जुटे। इनमें से अजीत क्रास्टा को छोड़कर दूसरे सभी आरोपियों के खिलाफ कई आपराधिक मामले चल रहे हैं। 28 तारीख को इन आरोपियों में से एक की कोर्ट में पेशी थी। जिसकी पेशी थी वो अदालत में गया और बाकी अदालत के बाहर तय करने में लग गए कि किसकी हत्या करनी है। ये नाम फाजिल का तय हुआ। सीसीटीवी फुटेज में जो लोग फाजिल की हत्या करते दिख रहे हैं, पुलिस के मुताबिक वो सुहास, मोहन और अभिषेक हैं। ड्राइविंग सीट पर गिरिधर था, बाकी 2 गाड़ी के अंदर बैठे थे। बताया यह भी जा रहा है कि पकड़े गए 7 आरोपियों में से ज्यादातर के संबंध एक दक्षिणपंथी हिंदू संगठन से है।
पुलिस संगठन का नाम लेना नहीं चाहती। whether it is the deceased or accused. हमारा मकसद बिल्कुल साफ है कि फोकस आरोपी और विक्टिम पर रखना है। कौन किस संस्था से जुड़ा है उस पर अभी हम जांच कर रहे हैं और इस बारे में फिलहाल कुछ भी नहीं कह सकते। Victim and accused. दक्षिण कन्नड़ा जिले में हिंदू मुस्लिम उग्रपंथी संगठनों की सक्रियता की वजह से समाज में असुरक्षा की भावना काफी बढ़ी है। ऐसे में पुलिस के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। मंगलुरु से ब्यूरो इनपुट्स के साथ बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। वाराणसी के बीएचयू स्थित केंद्रीय विद्यालय के कक्षा 9 के छात्र की आत्महत्या का जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। परिवार का कहना है कि छात्र मोबाइल लेकर स्कूल गया था, उसके बाद उसे डांट पड़ी थी और 7 दिन के लिए स्कूल आने से रोका गया था, जिसके बाद डरकर उसने ये कदम उठाया है। अब जो स्कूल के छात्र हैं और परिवार के लोग हैं वो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अजय सिंह की रिपोर्ट देखिए। बीएचयू स्थित केंद्रीय विद्यालय के गेट पर धरने पर बैठे ये छात्र अपने साथी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। उसने पिछले दिनों आत्महत्या कर ली थी। हालांकि पुलिस के समझाने के बाद बच्चे धरने से उठ गए। ये पूरा मामला 28 तारीख का है। कक्षा 9 का 14 साल का मयंक उस दिन अपने साथ मोबाइल लेकर स्कूल आ गया था। उसे डांट पड़ी। उसके माता पिता को बुलाकर स्कूल ने चेतावनी दी और उसे 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। मैं डिपार्टमेंट में अपनी ड्यूटी कर रहा था तो अचानक वहाँ से मैडम का फ़ोन आया कि आप कहाँ हैं, आप संतोष मैम के पापा हैं। हम कहे हाँ, कल ज़रूर आके आप इसे मिलिए। हम कहे ज़रूर आपके मिलते हैं। जब हमने मिलने गए तो कह रहे कि यही सिखाया हो कि बच्चों का मतलब स्कूल में मैडम का वीडियो बनाए। और उसके बाद हम कहे ऐसा तो हमारा बेटा नहीं कर सकता है और कह कि हम कैसे मान लें। तो हम कहे ठीक है मैम, एक बारी हमको माफ़ कर दीजिए, हमारे बेटा को माफ़ कर दीजिए, गलती कर दिया है, माफ़ कर दीजिए। क्या नहीं, निकलो यहाँ से, जाओ अपनी पत्नी को भेजना। फिर दूसरे दिन पत्नी को भेजे तो उनको, हमारी पत्नी को भी जलील करके वो महिला भेजी। हालांकि पुलिस कह रही है कि वह टेस्ट को और पीटीएम को लेकर भी परेशान था। सभी बिंदुओं पर स्कूल और पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और हम पूरे विद्यालय प्रशासन बहुत दुखी हैं और बहुत अचंभित हैं। घटना का मूल कारण क्या है, इंक्वायरी के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन मेरे तरफ से, एक प्रिंसिपल की तरफ से, अगर कोई भी हमारे साइड से कोई होगा तो मैं उसको जो है जरूर नियम के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसमें कोई नहीं है, हम जस्टिस इंश्योर करेंगे और जो भी घटना के पीछे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। विद्यालय के ऊपर कुछ लोगों को कहना था, पारिवारिक जन का, कि 28 तारीख को बच्चा मोबाइल लेकर के विद्यालय गया था। वहाँ 2 बच्चे झगड़ रहे थे, उनका वीडियो बना रहा था। विद्यालय में मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित है। तो टीचर्स ने बुला करके हिदायत किया था कि इस तरह की कोई हरकत करेगा तो इस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा जो है, इसका होमवर्क भी जो है के कारण से भी परेशान होता था। अभी पारिवारिक जन से बात की गई और रिजल्ट भी आने वाला था, पेरेंट्स मीटिंग होनी थी, तो उससे भी परेशान था। इस दुखद घटना में मयंक अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है। एक सवाल ये भी है कि आखिर ऐसा कौन सा दबाव और कौन सा माहौल है जिसमें उसने इस तरह का कदम उठाया। पुलिस और स्कूल प्रशासन को इन सवालों के भी जवाब ढूंढने चाहिए। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब अगली खबर नासिक से, जहां पुलिस ने नाबालिग लड़कियों के अपहरण करने वाले एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कि नासिक और आसपास के इलाकों से लड़कियों का अपहरण करता था और गुजरात और मध्य प्रदेश में उन्हें जाकर बेचा करता था। इस मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें महिला भी शामिल है। नासिक की ओझर पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ा है जो नाबालिग लड़कियों को अगवा कर उन्हें दूसरे राज्यों में बेचने का काम करता था। आरोपियों के तफ्तीश से जो बातें सामने आई हैं उसमें ऐसा पता चलता है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड गिरोह है। ये अलग अलग राज्यों में ये काम कर रहा है। इसमें लोकल एजेंट जो है वो चंद पैसों के लिए ऐसे नाबालिग लड़कियां जो है वो 13 से 16-17 साल के बीच के, उनको पैसे का, नौकरी का, अच्छे जीवन का झांसा दे के अपने जाल में फंसा रही है और उनको किडनैप करके जो आरोपी है मध्य प्रदेश बॉर्डर के यहाँ पे, उनको बेचा जा रहा था।
पुलिस के मुताबिक ओझर से 16 जुलाई को एक नाबालिग का अपहरण किया गया था। सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए पुलिस सबसे पहले उस महिला तक पहुंची, जिसने लड़की को बहला फुसलाकर गिरोह के दूसरे गुर्गों के हवाले कर दिया था। फिर उसे आगे गुजरात और फिर मध्य प्रदेश में 1,75,000 रुपए में बेच दिया गया था। ये पता चला था कि इस लड़की को उसने आगे गुजरात में एक ज़िले में बेचा है। तो पुलिस टीम गुजरात पहुंची तो वहाँ से इसका आगे का लोकेशन मध्य प्रदेश में खरगोन ज़िले में एक गांव में मिला। तो पुलिस ने वहाँ पे जाके इस लड़की को सुखरूप वापस ले आए। पुलिस के मुताबिक जांच में पहले अगवा की गई 2 और लड़कियों के सुराग मिले हैं, जिन्हें छुड़ाने के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें रवाना की गई हैं। नासिक से किशोर बेलसरे के साथ मुंबई से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब आइए बात करते हैं ब्लैक फायरिंग पिस्टल की, जिसकी कई खेप एयरपोर्ट से बरामद हो चुकी है और इस मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आपको बता दें कि साल 2016 से इसकी खरीद और बिक्री पर पाबंदी है। क्या होती है ब्लैक फायरिंग पिस्टल और इसका क्या प्रयोग है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। किसी आम पिस्टल की तरह ये पिस्टल भी हैं। फायरिंग करने पर वैसी ही आवाज आती है। किसी डमी हथियार में लगाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये असली पिस्टल नहीं है। ये है ब्लैंक फायरिंग पिस्टल। जानिए इस पिस्टल के बारे में ललित से, जो 2016 से पहले इसे बेचते थे। ब्लैंक फायरिंग पिस्टल बेसिकली एक डमी पिस्टल कह सकते हैं। ये सिर्फ साउंड जनरेट करती है और इसका ज़्यादातर यूज़ सिर्फ फिल्म में होता है। और जो रियल वेपन है वो तो आप जानते हैं हार्मफुल होता है, उसके लिए लाइसेंस है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसके लिए भी लाइसेंस अप्लाई कर दिया है, क्योंकि ये दोनों दिखती एक जैसी हैं। इस वजह से लोगों को शायद फ़र्क नहीं पता लगता कि ओरिजिनल क्या है और मतलब फायर आर्म क्या है और ब्लैंक पिस्टल क्या है। पर ब्लैंक पिस्टल का सिर्फ एक ही यूज़ है, फिल्म इंडस्ट्री, जो फर्स्ट प्रेफरेंस है। फिल्म इंडस्ट्री में ही ये गन चलती हैं। इसके अलावा अगर कोई इसको पर्सनली यूज़ करेगा तो शायद फील्ड में, खेतों में इस्तेमाल, जानवरों को भगाने के लिए, जहाँ पे जानवर वगैरह ज़्यादा आते हैं, सिर्फ साउंड करने के लिए। दरअसल ब्लैंक पिस्टल का मामला तब चर्चा में आया जब 10 जुलाई को कस्टम विभाग ने ऐसे ही 45 पिस्टल के साथ दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर जगजीत और उसकी पत्नी जसविंदर कौर को पकड़ा। जगजीत ने बताया कि ये पिस्टल वियतनाम एयरपोर्ट पर उसके भाई मंजीत ने दी हैं। वो ये पिस्टल फ्रांस से लाया था। ऐसी 25 पिस्टल वो पहले भी फ्रांस से दिल्ली ला चुका है। इसी बीच फॉरेन पोस्ट ऑफिस और एयर कार्गो से भी ऐसी ही करीब 80 पिस्टल बरामद हुई। इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंजीत को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बताया कि वो पिछले कई सालों से पिस्टल लाकर यूपी में सप्लाई कर रहा है। इन्हें बेचने वाले ललित बताते हैं कि ये पिस्टल इटली, टर्की और यूरोपीय देशों में हर जगह मिलती है, लेकिन 2016 से इसे बेचने और खरीदने के लिए भारत में लाइसेंस जरूरी हो गया है। 2016 से ये पिस्टल बेचने या खरीदने का लाइसेंस सरकार ने किसी को नहीं दिया है। भारत सरकार ने इनको बैन क्यों किया था? 2016 के पहले तो पाबंदी नहीं थी इस पर, 2016 के बाद लाइसेंस जरूरी क्यों कर दिया? मैं इसका कारण ये मानता हूँ क्योंकि ये दिखने में और चलने में बिल्कुल एक जैसी लगती है। साउंड इनका ऑलमोस्ट कह सकते हैं सेम है। तो लोग इसका शायद मिसयूज कर रहे थे, कुछ फायर करके लोगों को लूटपाट या ऐसा कुछ घटनाएं हुई होंगी, तो शायद इस वजह से गवर्नमेंट ने इसको आर्म लाइसेंस में डाल दिया, ताकि गवर्नमेंट को पता रहे किसके पास है किसके पास नहीं है। इसी बीच गैर कानूनी तरीके से लोग विदेश से ये पिस्टल ला रहे हैं और 45,000 से 1.5 लाख रुपए में एक पिस्टल बेचते हैं। दुकानदार कहते हैं कि इनके लाइसेंस देना शुरू किया जाए, जिससे इनकी तस्करी पर रोक लगे। ललित ने इसे लेकर प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच तनाव और बढ़ने का अंदेशा है। नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच गई हैं। पेलोसी की ताइवान यात्रा ने बीजिंग को नाराज कर दिया है, जो कि ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। वो अमेरिकी नेता की ताइवान यात्रा को अपनी संप्रभुता पर हमले की तरह देख रहा है। चीन ने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की तो अमेरिका को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
और सिटी सेंटर शो में रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे करण जौहर की किस फिल्म की शूटिंग खत्म हुई और किस खुशी में फिल्म की टीम ने जश्न मनाया। और अब आइए बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की। आपको दिखाते हैं आज भारत ने कितने गोल्ड जीते। भारत की महिला लॉन बॉलिंग टीम ने 52 साल के इतिहास में पहली बार गोल्ड जीता। इस टीम में रूपा रानी तिर्की, लवली चौबे, पिंकी और नैना मोनी सैकिया शामिल हैं। फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया। इसके साथ ही भारत ने टेबल टेनिस में भी गोल्ड मेडल जीता है। फाइनल मैच में भारत ने सिंगापुर को 3-1 से हराया। 4 लड़कियां जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ ये है कि नौकरी करती हैं, जो भारतीय खेलों में कई बार नहीं देखने को मिलता है। लेकिन चारों पे शायद पूरे देश को पता भी नहीं था, इसलिए यकीन की बात अलग है। लेकिन आप लोगों में बहुत यकीन था। और वो स्टोरी बताई जब आपने दीपिका के साथ आप 2010 में खेली थी। जी आर्चरी में। जी, दीपिका उस समय आर्चरी में 2010 में पहली बार पार्टिसिपेट की थी और मैं लॉन बॉल में। वो दिन ऐसा था जिस दिन मैं सेमीफाइनल हार गई थी और हमारे ही रांची से दीपिका जो थी वो 2 मेडल जीत गई थी। तो मुझे बहुत ही ऐसा फील हुआ कि काश मैं भी आज सेमीफाइनल जीतती तो शायद मेडल पे होती। लेकिन और रोई भी थी आप। जी बहुत रोए थे। 1 पॉइंट का गम, आज शायद वो चीज़ पूरा हो गया। लेकिन 10 साल जो कितनी रातें हम नहीं जागे नहीं सो पाए हैं, तो वो चीज़ अब लगता है कि जो मेहनत थी हमारी इतने सालों की, इतने समय हमने लॉन बॉल को दिया, वो आज जाके रंग लाया है। और आपके जीवन का सबसे बड़ा लम्हा है, आपकी बेटी के साथ अब सेलिब्रेट करने का लगातार फोन कर रही थी। हाँ बिल्कुल, अभी बेटी ने बोला था मम्मी आपको इसमें जीतना ही पड़ेगा, तो इसीलिए शायद वो भी मुझे थोड़ा सा हिम्मत बढ़ा। और मेरा दोस्त लोग भी, मेरा जो दोस्त है खेल रहा है अभी हम चारों, तो हम लोग का कॉम्बिनेशन अच्छा बैठ रहा था, तो शायद लक भी था हम लोग का। और इंडिया वासी ने हम लोगों को ब्लेसिंग भी दिया है, उस हिसाब से हम लोग कर दिखाया। और मुझे एक ही रिक्वेस्ट करना है, क्योंकि ये गेम नहीं जानता था, अभी जान रहे हैं, क्योंकि सबको ही खेलने आए। बिल्कुल, सब लोग खेलने आए, ये बहुत बड़ी खिलाड़ियों की ख्वाहिश होती है। आपके लिए बहुत स्ट्रेटेजी थी गेम में। हाँ सर, वो तो बनाना तो पड़ेगा ना, अगला टीम को देख करके क्या करना है नहीं करना, कहाँ पॉइंट आएगा कहाँ नहीं आएगा, वो सब तो थोड़ा बनाना पड़ता है ना। और आपके जीवन का सबसे बड़ा लम्हा, इस गेम को पहचान मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। गोल्ड मेडल आ गया, अब मिलनी चाहिए। टेबल टेनिस टीम से जैसी उम्मीद थी, उन्होंने उससे कहीं जाके बेहतर प्रदर्शन किया है, डिफेंडिंग चैंपियन रहे। और इस बार एक बार फिर से, सबसे पहले तो शरद वेटरन है, 10वां मेडल है, ये कितनी बड़ी बात है आपके लिए? ये आई थिंक आई हैव नेवर डिफेंडेड गोल्ड मेडल, मतलब इतने सालों में हमेशा पहली बार जीता हूँ मेडल को, बट उसको डिफेंड नहीं कर पाया। पहली बार ये डिफेंड हो रही है। पिछली बार हम टीम में भी गोल्ड जीते 2018 में, तो वापस अभी इस बार काफ़ी सेम टीम रहा है, ऑलमोस्ट सेम मेंबर्स हैं पिछली बार के जैसे ही। बट इस बार हम वी हैव अ स्ट्रॉन्गर यूनिट, बेटर प्लेयर्स हैं हम। पिछली बार अपना वर्ल्ड रैंकिंग देखेंगे तो हम काफ़ी पीछे थे, अभी और भी आगे हैं एज ए टीम। एंड सत्यन बहुत अच्छा खेल रहा है रिसेंट टाइम्स में, हरमित एंड सनिल ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। तो इसके वजह से टीम की कॉम्पोजिशन जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाती है और हमें कॉन्फिडेंस मिलता है उससे। और मैं सत्यन को हमेशा पावर हाउस कहता हूँ अपनी टीम का, जोर से चलाते हैं, कॉन्फिडेंस। दूसरे सबसे बड़ी जो आप हम लोग कल भी बात कर रहे थे, टीम बॉन्डिंग, वो लगता है आपको इस टीम की जीत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और आप लोग अच्छे से जेल कर रहे थे, सब एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। ज़रूर, आई थिंक टीम बॉन्डिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि हम ऑलमोस्ट परिवार जैसे हो गए। 8-10 साल से साथ में खेल रहे, एक चीज़ सब जानते हैं। ऑन एंड ऑफ द कोर्ट हम सब बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। हर मैच में, हर पॉइंट में आप एनर्जी देख सकते हैं। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था, हम कोई भी ऑपोजिशन को सामने कर सकते हैं। गेम स्टार्ट करना और जीतना, ये कितना इंपॉर्टेंट था, खासकर फाइनल मैच होने के लिए? प्रेशर था? इस बार फॉर्मेट भी अलग था, डबल्स से शुरुआत थी, तो मेरा पूरा फोकस फर्स्ट मैच डबल्स के उसमें ही था और बहुत इम्पॉर्टेंट था हम हर मैच अच्छा स्टार्ट करें। और उसी कारण शरद भैया का जो भी नेक्स्ट मैच है वो कॉन्फिडेंटली कोर्ट पे उतर सके, तो स्टार्ट अच्छा रहा, उससे हमें हमेशा अच्छा एक बढ़त मिला और कॉन्फिडेंस मिला। आपके लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट है? दूसरी बार हो रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम भी गोल्ड जीते थे और इस टाइम भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो अभी उम्मीद कर। फॉर्मेट की वजह से आपको खेलने का नहीं? टीम के हिसाब से, प्लेयर के हिसाब से देखना पड़ता है। मतलब ये टीम, हम ग्रुप में भी यही टीम के साथ जीते थे, तो फाइनल्स में भी यही टीम के साथ बेटर ऑप्शन था,
तो काफ़ी, और बेंच भी बहुत स्ट्रांग था तो अच्छा ही लगा। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट एंड सचिन कीप विनिंग लाइक दिस। Thank you so much for my credits to all the Indians who've been supporting us. Thank you so much. I think your love and encouragement was the key factor, and keep supporting us. Many more gold medals are yet to come.